नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है उम, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसका आज चतुर्थ भाग है। और इस चतुर्थ भाग में हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जो सिद्धांत है हमारा अधिगम सिद्धांत, दिया है हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर द्वारा। इसका प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है, चाहे वो हमारे स्टेट टेट हो या सेंट्रल टेट का एग्जाम हो या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो या रीट राजस्थान का रीट एग्जाम है या फिर बिहार का बीपीएससी सुपर और सुपर टेट है, एस्टेट है, डी ट्रिपल एस भी हैं। जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज के सिद्धांत में क्या खास बात है। एक एक करके सारी विशेषताएं देखते हैं आज के सिद्धांत की, किस प्रकार ये हमारे जीन प्याजे से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। हर एक चीज को हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, जेरोम ब्रूनर 1915 से 2016 तक का जीवन काल रहता है। जेरोम ब्रूनर का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया माना है। सक्रिय प्रक्रिया अर्थात एक्टिव प्रोसेस माना है इन्होंने लर्निंग को। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि जो अधिगम है हमारा, लर्निंग है, वो सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो शिक्षार्थी होता है वो केवल सूचनाएं प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, जो लर्नर है वो केवल सूचनाओं को ही प्राप्त नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज करता है, अर्थात ज्ञान का निर्माण करता है अपने अनुभवों के आधार पर। जो भी सीखने वाला है, ठीक है, जो भी शिक्षार्थी है, लर्नर है, वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, केवल सूचनाओं को ही प्राप्त नहीं करता है। ऐसा ब्रूनर का मानना था। ठीक है, उनका सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहलाता है। ठीक है, उनका जो सिद्धांत है उसको हम संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, अर्थात जीन प्याजे से संबंधित है। उनके विकल्प में आता है, उनके सिद्धांत के विकल्प में आता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकल्प के सिद्धांत के विकल्प में यह सिद्धांत आता है जेरोम ब्रूनर का। वो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर इसको क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी बाल विकास की, और ये बताते हैं 3 प्रकार की अवस्थाएं। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने तो 4 प्रकार की बताई थी। सबसे पहले उन्होंने बताई थी संवेदीगामक अवस्था, और मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार की 4 अवस्थाएं हमारे जीन प्याजे द्वारा बताई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इनके सिद्धांत के नाम देखते हैं। अन्य नाम कौन-कौन से हैं? इसे संरचनावाद नाम से जाना जाता है, निर्मितवाद नाम से जाना जाता है। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत अर्थात डिस्कवरी थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण नाम हैं। जो कभी प्रश्न बन सकता है कि जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का नाम है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही उसका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की उम्मीद हमेशा रहती है इस सिद्धांत के उपनामों से, या फिर महत्वपूर्ण नाम जो सिद्धांत का प्रसिद्ध नाम है, प्रचलित नाम है, उससे प्रश्न बनने की उम्मीद हमेशा रहती है। ठीक है, ये प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है कि यह जो सिद्धांत है वो किसके विकल्प में प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है, या सीधे-सीधे सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मुख्य विचार देखते हैं जेरोम ब्रूनर के। क्या मुख्य विचार थे सिद्धांत में जो उन्होंने प्रतिपादित किए। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये हम ऊपर देख करके आ गए हैं कि जेरोम ब्रूनर का मानना क्या है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षार्थी स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, अर्थात जो लर्नर है वो लर्निंग प्रोसेस में खुद एक्टिव रूप से भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, पार्टिसिपेट
करता है। वह अपने परिवेश से सूचना ग्रहण करता है, परिवेश अर्थात अपने वातावरण से सूचना ग्रहण करता है और उसे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान निर्मित करता है। अर्थात जो लर्नर है वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने परिवेश से, वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है और उन्हें अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है? सूचनाओं को प्राप्त करेगा अपने वातावरण से और उन्हें ग्रहण करने के बाद अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, जो ज्ञान उसे पहले से है उस ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है? नया ज्ञान अपने मन मस्तिष्क में बनाता है। अगला क्या बताया इन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान की संरचना का महत्व बताते हैं। किसी भी विषय को सिखाने से पहले उसकी मूल संरचना को समझना आवश्यक होता है। जेरोम ब्रूनर मानते हैं कि एक शिक्षक के लिए किसी भी विषय को सिखाने से पहले उसकी मूल संरचना को समझना आवश्यक होगा कि उसकी मूल संरचना कैसी है। ठीक है? उसकी मूल संरचना को यदि हम समझ जाते हैं किसी विषय की, तो उस विषय को समझाना उतना ही आसान हो जाता है। यदि छात्र विषय की संरचना समझ जाता है, तो वह उसे बेहतर तरीके से याद रख पाता है। यदि जो विद्यार्थी है, लर्नर है, यदि वो विषय की संरचना को समझ जाएगा, ठीक है? किस प्रकार की संरचना है, संरचना से तात्पर्य यहाँ पे एक ढांचे से, ठीक है? किस प्रकार की संरचना है विषय की, यदि विद्यार्थी उस चीज़ को समझ लेता है, तो फिर उसके लिए सभी जो है ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? वो बेहतर तरीके से याद रख सकता है किसी भी चीज़ को, जो चीज़ उसने पढ़ी है या याद करी है, उस चीज़ को वो फिर याद रख सकता है। मानो एक साइंस का स्टूडेंट है और उसको पहले साइंस की संरचना समझाई गई, विज्ञान की संरचना समझाई गई। मानो बायोलॉजी का छात्र है एक, ठीक है? बायो का छात्र है और उसे पहले बायो की संरचना, उसका स्ट्रक्चर समझाया गया। तो जब उसने स्ट्रक्चर समझ लिया, तो उसने जितना भी बाकी ज्ञान प्राप्त करना हो, आगे जितना भी ज्ञान वो प्राप्त करेगा, उसको और बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है और बेहतर तरीके से उसे याद रख सकता है। ठीक है? अन्वेषण अन्वेषण द्वारा अधिगम अर्थात खोज द्वारा अधिगम करना, ठीक है? खोज के माध्यम से सीखना, जिसे डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। आगे आपने थंबनेल पे देखा होगा डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है? बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था कि डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है। तो डिस्कवरी लर्निंग अर्थात खोज के माध्यम से सीखना। डिस्कवरी का माध्यम अर्थ ही होता है अन्वेषण या खोज। तो जो जेरोम ब्रूनर हैं, वो मुख्य बल देते हैं खोज पर, ठीक है? अर्थात डिस्कवरी पर मुख्य बल देते हैं, अन्वेषण पर मुख्य बल देते हैं, ठीक है? तो उनका मानना है कि जो विद्यार्थी होता है, वो खोज करके अर्थात केवल अपनी बुद्धि से ही नहीं, कुछ नया खोज करके भी वो सीख सकता है। ठीक है? तो देखते हैं क्या है, ब्रूनर का मुख्य बल खोज के माध्यम से सीखने पर था। इनका जो मुख्य बल था, विशेष बल था, इनका जो मानना था कि विद्यार्थी क्या है, खोज के माध्यम से बहुत जल्दी सीख सकता है। उनका कहना था कि शिक्षक को विद्यार्थियों को सीधे उत्तर न देकर प्रश्न देने चाहिए, जिससे वह स्वयं उत्तर खोजें। ठीक है? जेरोम ब्रूनर की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जेरोम ब्रूनर का क्या मानना था कि विद्यार्थी को किसी प्रश्न का सीधे उत्तर ना दे करके उन्हें प्रश्न देने चाहिए। ठीक है? शिक्षक को क्या करना है? विद्यार्थियों को प्रश्न देने हैं। सीधे उत्तर ना दे करके प्रश्न दें, ताकि विद्यार्थी उन्हें स्वयं खोजे। ठीक है? स्वयं ढूँढेगा और खुद ढूँढेगा तो उसकी ज्ञान का क्या होगा? विकास होगा। ऐसा जेरोम ब्रूनर मानते थे। तो जब शिक्षक क्या है, विद्यार्थियों को कोई सवाल करा रहा है या फिर उन्हें कठिन सवाल सिखा रहा है, तो सीधे उनका उत्तर नहीं देना है, ठीक है? तो उसके लिए पहले शिक्षक उन्हें प्रश्न देगा और विद्यार्थी स्वयं उन प्रश्नों का हल ढूँढेंगे, उत्तर खोजेंगे। इस प्रकार से अन्वेषण द्वारा अधिगम किया जाता है, डिस्कवरी लर्निंग की जाती है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आजकल के समय में। किसी भी बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखाने के लिए उसे हमने खोजपूर्ण अधिगम उससे करवाना चाहिए, उन्हें भी खोज करने के अवसर। ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर शिक्षक देते जा रहा है, विद्यार्थियों को भी प्रश्न ढूँढने का, प्रश्न उत्तर आंसर ढूँढने का, उत्तर ढूँढने का मौका देना चाहिए और उनसे भी उत्तर हमें पूछते रहना चाहिए, ठीक है? अब जब हम विद्यालय में पढ़ाएँगे या पढ़ाते हैं, तो हम वहाँ पे भी विद्यार्थियों को बार-बार कहते हैं कि तुम खुद से प्रश्न बना कर के हमें दिखाओ। फिर हम उसके बाद आपको समझाएँगे कि ये प्रश्न इससे जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, या आप सीख चुके हो या नहीं सीख चुके हो, ठीक है? तो अन्वेषण विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खोज पूर्ण अधिगम जो है, एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे बच्चा और अच्छे तरीके से अधिगम कर पाता है, ठीक है? अब देखिए अगला क्या है, सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम क्या होता है?
उन्होंने यह सुझाव दिया अर्थात जेरोम ब्रूनर ने यह सुझाव दिया कि किसी भी विषय को बच्चे की मानसिक अवस्था के अनुसार सरल रूप में प्रारंभ में सिखाया जाए और धीरे-धीरे उसकी जटिलता बढ़ाई जाए। ठीक है? जेरोम ब्रूनर ने ऐसा सुझाव दिया कि हम विद्यार्थी को जिस भी पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, उसको विद्यार्थी की बच्चे की मानसिक अवस्था के अनुसार सरल रूप में हमने क्या करना है, प्रारंभ करना है। ठीक है? सरल रूप में हम उसे सिखाना प्रारंभ करेंगे। अर्थात जो भी पाठ्यक्रम हमने बच्चे को पढ़ाना है, जो भी विषय हमने बच्चे को पढ़ाना है, उस विषय विषय को हम पहले बच्चे की मानसिकता के अनुसार सरल रूप में प्रारंभ करेंगे, ठीक है? सरल रूप में प्रारंभ करने के बाद धीरे-धीरे उसकी जटिलता को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? सरल रूप में हम मानो कोई मैथ का हम कोई सवाल करवा रहे हैं बच्चे को या मैथ पढ़ाना हमने शुरू करा है, साइंस पढ़ाना शुरू करा है, तो हम पहले क्या करेंगे, सरल चीज़ों को सरल चीज़ों से प्रारंभ करेंगे, ठीक है? जो भी सरल विधि होगी उस सरल विधि से समझाना शुरू करेंगे, उसके बाद जटिलता की ओर बढ़ेंगे। धीरे-धीरे हम उस सवाल की जटिलता को, उस विषय की जटिलता को बढ़ाएँगे। अब कोई भी किताब देख लो पहले-पहले हमारे जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरल चैप्टर होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो क्या होती है उनकी किताब की जटिलता बढ़ती चली जाती है, ठीक है? हिंदी है, गणित है, साइंस है, जो भी किताब हैं, पहले के चैप्टर थोड़ा सरल होंगे, लेकिन जो बाद के चैप्टर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं धीरे-धीरे जटिल होते चले जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत था कि विद्यार्थी को जो भी पाठ्यक्रम सिखाया जाए, उसके लिए बच्चे की मानसिक अवस्था के अनुसार सरल रूप में प्रारंभ करना चाहिए और धीरे-धीरे उसकी जटिलता को बढ़ाना चाहिए, ठीक है? इससे विषय बार-बार दोहराया जाता है, लेकिन हर बार नए गहरे तरीके से। इससे क्या होगा, विषय को बार-बार दोहराया जाएगा और हर बार दोहराने की जो प्रक्रिया होगी, वो हर बार नए और गहरे रूप में होगी, नए तरीके से दोहराया जाएगा, ठीक है? ये होता है सर्पिल पाठ्यक्रम, ठीक है? सर्पिल पाठ्यक्रम अर्थात स्पाइरल जो करिकुलम है, उसमें शुरुआत करनी है हमने सरल से और जो धीरे-धीरे उसकी फिर क्या करनी है, जटिलता को बढ़ाना है। अर्थात सरल से कठिन की ओर जो नियम है हमारा, उस सरल से कठिन की ओर नियम के अनुसार इनका सिद्धांत काम करता है और ऐसा ही निर्देश देता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में भी जो जेरोम ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? इनका ये जो सुझाव है हमारा, सर्पिल पाठ्यक्रम का सुझाव, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में, ठीक है? सर्पिल पाठ्यक्रम स्पाइरल करिकुलम का जो सुझाव है जेरोम ब्रूनर का, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शिक्षक के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने साफ-साफ सुझाव दिया है कि हमें बच्चे को आसान रूप में शुरू करके, सरल रूप में शुरू करके किसी भी विषय को धीरे-धीरे उसकी जटिलता को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के सर पे पहले ही हमने जटिल प्रहार कर दिए हैं मन मस्तिष्क मस्तिष्क पर बच्चे के, पहले उसके सरल रूप में सिखाएँ हम बच्चों को, उसके बाद क्या करें, धीरे-धीरे उसकी जटिलता को, कठिनता को बढ़ाते चले जाएँ, ठीक है? अगला जो इन्होंने बताया, प्रतिनिधित्व के 3 रूप अर्थात जो 3 स्टेज इन्होंने बताई हैं, जीन पियाजे के विकल्प में, तो जीन पियाजे ने तो 4 प्रकार की स्टेज बताई हमें, ठीक है? 4 स्तर बताए थे बाल विकास के, लेकिन इन्होंने 3 प्रकार के स्तरों को बताया हुआ है, 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व रूप बताए हुए हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है? बाल विकास किन 3 अवस्थाओं में होता है। तो पहले जीन पियाजे का क्या था, संवेदी कामक अवस्था थी, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है? इन 3 अवस्था इनके अनुसार बच्चे का जो बहुत ज़्यादा विकास है वो इन 3 अवस्थाओं में ही पूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो अब वो 3 अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं, देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले क्रियात्मक अवस्था, जिसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, ठीक है? इनएक्टिव स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। जो क्रियात्मक रूप है हमारे विकास का, वो जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया, ठीक है? अर्थात क्रिया के द्वारा सीखना, बच्चा शारीरिक गामक क्रियाएँ करके सीखता है, ठीक है? जो बच्चा है वो शारीरिक क्रियाएँ करके यहाँ पर अधिगम करता है, अपना जो है विकास करता है, ठीक है? अपने सीखने का विकास करता है, अपने खुद से स्वयं के द्वारा क्रिया करके, जैसे हाथ-पैर चलाना, रोना, चिल्लाना या फिर किसी वस्तु को पकड़ना, कुछ चीज़ समझना, ठीक है? ये सारी चीज़ें बच्चा जब खुद से क्रिया करता है तब जा कर के सीखता है। ये है हमारी क्रियात्मक इनएक्टिव स्टेज, ठीक है? इस
स्टेज में क्या होता है बच्चा, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, धीरे धीरे क्रियाएं करना सीखता है, हाथ पैर हिलाना सीखता है, रोना सीखता है, चिल्लाना सीखता है, हंसना सीखता है। ठीक है, या किसी चीज को पकड़ना कैसे है, पकड़ करके उस चीज को समझने की कोशिश करता है और समझता है। ये हमारी क्रियात्मक अवस्था होती है और जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, दूसरी है प्रतीकात्मक अवस्था, अर्थात आइकॉनिक स्टेज जो होती है हमारी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, अर्थात प्रतीकात्मक अवस्था, जहां पर बच्चा प्रतीकों के द्वारा अर्थात चित्र या प्रतिमाओं के द्वारा सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अधिगम करता है। ब्रूनर ने इसे सीखने का संप्रत्यय माना है। ठीक है, सीखने का संप्रत्यय माना है इस अवस्था को। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है, यहाँ पर बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता है, ऐसा हमारा जेरोम ब्रूनर का मानना था, इसलिए इसे इस अवस्था को जेरोम ब्रूनर ने सीखने का संप्रत्यय माना हुआ है। महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ब्रूनर ने इस अवस्था में भाषा का महत्व ब्रूनर के ने इस अवस्था में भाषा का महत्व माना है। ठीक है, जो ब्रूनर है हमारे जेरोम ब्रूनर, उन्होंने इस अवस्था में भाषा के महत्व को स्वीकारा है, अर्थात यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे भाषा बोलना शुरू कर देता है। 2 वर्ष से अधिक का जो बच्चा है धीरे धीरे अब बोलना स्टार्ट कर देता है, भाषा को समझना शुरू कर देता है, शब्द समझने लगता है, अक्षर समझने लगता है, इसलिए उन्होंने इसे भाषा के महत्व यहाँ पर भाषा का महत्व माना हुआ है। ठीक है, और क्या चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पे, चमक का महत्व होता है, ध्वनि गति का महत्व भी होता है। ठीक है, गति का यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए था। तो क्या बता रहे हैं कि जेरोम ब्रूनर की इस अवस्था में प्रतीकात्मक रूप जो है, अर्थात आइकॉनिक स्टेज है जो, उसमें बच्चा प्रतिमाओं के द्वारा, चित्रों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। कोई चित्र देख करके अब सीखने लग जाता है, अधिगम करने लग जाता है। और ब्रूनर ने इसे सीखने का संप्रत्यय काल कहा है, संप्रत्यय अवस्था कहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का तीव्र विकास होता है, तेज गति से विकास होना शुरू हो जाता है। भाषा का महत्व होता है, बच्चा भाषा बोलना सीखता है, अक्षर सीखता है, शब्द सीखता है, भाषा को पहचानता है। चमक का महत्व होता है, चमक पहचानता है कि चमक, यहाँ से चमक आ रही है, ये ऐसी चमक है, चमक पहचानता है। ध्वनि पहचानता है कि किस दिशा से ध्वनि आ रही है, कैसी ध्वनि है। और गति पहचानता है, गति क्या होती है, स्पीड, इन सब का महत्व होता है। यहाँ पर बच्चा इन सबको अब सीखने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ये है हमारी आइकॉनिक स्टेज। अब दूसरी जो है हमारी सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, सांकेतिक जो हमारी अवस्था है, सांकेतिक अवस्था, उसमें क्या होता है, भाषा शब्दों और संकेतों द्वारा सीखना होता है और 7 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा यहाँ पर भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा और संकेतों के द्वारा सीखने लग जाता है। दूसरे में तो था भाषा का महत्व, भाषा को समझता है। अब यहाँ पे बच्चा भाषा के द्वारा सीखेगा, शब्दों के द्वारा सीखेगा और संकेतों के द्वारा भी सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे रोड में कोई संकेत उसे दिखने लगते हैं, उनसे वो सीखता है, या अन्य कोई संकेत हैं, या संकेतों के माध्यम से उसे कुछ सिखाया जाता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, और अवस्था, यह अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। महत्वपूर्ण बात है, 15 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, अर्थात जो जो हमारे समक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसके विषय में भी चिंतन करना, अर्थात कल्पनाएं करना, ये ऐसी अवस्था होती है हमारे जेरोम ब्रूनर के अनुसार। ठीक है, अब जब हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो उनका अमूर्त चिंतन जो अवस्था है, अनौपचारिक जो स्टेज है, वो अलग है। ठीक है, वो इसी रूप में जो उन्होंने, जो हमारे कौन है, जेरोम ब्रूनर हैं, उन्होंने उनकी चौथी स्टेज को तीसरे स्टेज में लेकर के आए हैं हमारे जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे की। ठीक है, जो उनकी अनौपचारिक अवस्था है, यहाँ पर उनकी वो सांकेतिक अवस्था है, अर्थात संकेतों के माध्यम से क्या करना, अधिगम करना। वहां पर भाषा, संकेतों के माध्यम से भाषा हो सकती है, शब्द हो सकते हैं, या फिर अन्य कोई संकेत हो सकते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन होता है, जो चीज हमारे प्रत्यक्ष नहीं है उसके विषय में भी चिंतन करना, और यह अवस्था विचारों को विकसित करने की अवस्था होती है। ठीक है, ये जो अवस्था है 7 से 15 वर्ष की, कैसी अवस्था होती है, विचारों को विकसित करने की अवस्था होती है। बच्चा यहाँ पर अपने विचार विकसित करने लग जाता है। धीरे धीरे बच्चे के विचार विकसित होते हैं, नई नई चीजें सोचता है, कल्पना करता रहता है, तो विचारों को विकसित करने की अवस्था इनकी सांकेतिक अवस्था होती है। यही 3 अवस्थाएं हमारी जेरोम ब्रूनर ने बताई हैं। ठीक है, अब पूछ सकता है कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था नहीं है। ठीक है, या अधिगम की अवस्था नहीं है, या अधिगम की अवस्था है। तीनों रूप, तीनों दे देगा यहाँ पर एक उसमें। ठीक है,
तीनों आ जाएंगे ऑप्शन में और एक कोई दूसरा आ जाएगा, तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो जेरोम ब्रूनर का मानना है कि इनएक्टिव स्टेज और आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज में ही बाल विकास सबसे ज्यादा सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, क्रियात्मक अर्थात इनएक्टिव में क्या है, बच्चा क्रिया करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है, रोना, हंसना, चलना फिरना ये करता है, हाथ पैर हिलाता है, वस्तुओं को पकड़ता है, खिलौने पकड़ता है बच्चा। प्रतीकात्मक में अर्थात अब प्रतिमाओं या चित्रों के माध्यम से बच्चा सीखता है और इसे सीखने का संप्रत्यय काल कहा है, क्योंकि बच्चे का सबसे तीव्र विकास 2 से 7 वर्ष की उम्र में ही होता है, जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था भी है। ठीक है, और उसके बाद सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, अब संकेतों के माध्यम से बच्चा यहाँ पर अधिगम करने लग जाता है और अमूर्त चिंतन करता है, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पे सोच विचार करता है और विचारों का क्या हो, विचार विकसित होने लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा नई नई कल्पनाएं करने लगता है। ठीक है, आगे देखो, जेरोम ब्रूनर ने विशेष बल ज्ञान की संरचना के निर्माण और प्रतिनिधित्व पर दिया है। ठीक है, इन्होंने जो है विशेष बल ज्ञान की संरचना के निर्माण पर, ठीक है, ज्ञान नॉलेज स्ट्रक्चर पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है, विशेष बल दिया है और प्रतिनिधित्व पर ज्यादा बल दिया है। ठीक है, कि इनका मानना है कि जो बच्चा है वो ज्ञान का निर्माण करता है अपने अनुभवों के द्वारा। ठीक है, और प्रतिनिधित्व पर भी इन्होंने विशेष बल दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखिए, तैयारी का स्तर क्या है जेरोम ब्रूनर के अनुसार। प्रत्येक बच्चे के सीखने की तैयारी अलग होती है, शिक्षक उसी के अनुरूप शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। ठीक है, जेरोम ब्रूनर का मानना है कि प्रत्येक बच्चे का जो है सीखने का तरीका, सीखने का स्तर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तो उसी के आधार पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। जिस स्तर का बच्चे के सीखने की अलग अलग तैयारी, जिस हिसाब से वैयक्तिक भिन्नता होती है हर बच्चे में, तो वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप ही शिक्षक को क्या करनी चाहिए, शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। जैसी सीखने की क्षमता बच्चे की है वैसी ही शिक्षण विधि उनके लिए प्रयोग की जानी चाहिए। ठीक है, अब शिक्षण में क्या निहितार्थ हैं, शिक्षण में क्या महत्व है हमारे जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का। छात्रों को स्वयं खोजने और प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों को स्वयं खोजने के अवसर भी दें और स्वयं प्रयोग करने के अवसर भी देने चाहिए। खास करके साइंस जैसे विषय हैं हमारे, मैथ जैसा विषय है, ठीक है, इन सब्जेक्ट में क्या करना है, इन विषयों में क्या करना चाहिए, बच्चे को स्वयं खोजने के और स्वयं प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक है। ठीक है, मार्गदर्शक का होना चाहिए, ना कि केवल ज्ञान देने वाले का। अभी तक हमने 3 संज्ञानात्मक वो पढ़े हैं सिद्धांत, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर। तीनों का मानना यही है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्ग प्रशस्त करने वाला होना चाहिए विद्यार्थी का, न कि केवल ज्ञान देने वाला। अर्थात हम शिक्षकों का ज्ञान केवल इतना ही नहीं है कि हम क्या करें, बच्चे को केवल ज्ञान दें और बाकी बातें उस पर ही छोड़ दें, हमें उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। हर शिक्षक को एक मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। आप लोग भी विद्यालय में जाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो आप लोगों का भी कार्य यही है कि आप बच्चे का मार्गदर्शन करें। ठीक है, केवल उसे ज्ञान दे करके घर भेज देना ही काफी नहीं है, उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, विषय वस्तु को सर्पिल पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, स्पाइरल करिकुलम के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के सामने। स्पाइरल अर्थात क्या है, स्पाइरल करिकुलम से तात्पर्य प्रारंभ कैसे करना है, हमने आसान तरीके से प्रारंभ करना है, सरल रूप में प्रारंभ करना है, फिर जा करके धीरे धीरे उसकी जटिलता को बढ़ाना है। ये होती है हमारी स्पाइरल करिकुलम, सर्पिल पाठ्यक्रम ये होता है हमारा। ठीक है, जब हम धीरे धीरे, पहले तो हमने शुरुआत करी सरलता से, लेकिन बाद में हम उसकी जटिलता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सरल से कठिनता की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा सर्पिल पाठ्यक्रम होता है। इसी के अनुसार हमने प्रस्तुति करनी चाहिए। किसी बच्चे को हम कुछ पढ़ाते हैं तो हमने पहले सरल से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टीज को बढ़ाना है, उसकी कठिनाइयों को बढ़ाना होता है। ठीक है, चित्र, मॉडल और भाषा का क्रमिक प्रयोग किया जाए जिससे अधिगम अधिक प्रभावी हो। ठीक है, जीन पियाजे ना इनका जेरोम ब्रूनर का क्या मानना है कि हम पढ़ाते समय बच्चे को अधिगम कराते समय चित्रों का प्रयोग करें, मॉडल का प्रयोग करें और भाषा का क्रमिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भाषा का क्रमिक और समुचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिगम क्या हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, अधिक इफेक्टफुल हो सकता है, अधिक प्रभावी
हो सकता है। ठीक है, हमने चित्रों का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बोले ही बोले चले जाते हैं छोटे बच्चों के सामने, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको चित्रों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि एक जो फ़ोटो है वो बहुत सारी शब्द पढ़ने पर भी हम जितना नहीं समझ पाते हैं, उतना एक फ़ोटो देख कर के ही हम समझ लेते हैं। इसलिए इसलिए चित्रों का प्रयोग, मॉडल का प्रयोग किया जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इससे जो है अधिगम बहुत ज़्यादा प्रभावी बन सकता है। ठीक है? विद्यार्थियों को समस्या समाधान आधारित कार्य देने चाहिए ताकि वे सोचने की आदत विकसित कर सकें। जेरोम ब्रूनर सिद्धांत का ये भी मानना है कि विद्यार्थियों को हम समस्या समाधान आधारित कार्य दें ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने सोचने की आदत को विकसित कर सके। अब हमने समस्याओं का पहले से समाधान करके दिया, तो बच्चा क्यों सोचेगा उस विषय विषय पर, ठीक है? तो उसके सोचने की जो आदत है वही विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने ऐसे कार्य देने चाहिए विद्यार्थी को जिससे उसके सोचने की जो आदत है वो विकसित हो सके। विद्यार्थी उस विषय में सोचें। हम उसके सामने समस्या को हमें विद्यार्थी के सामने समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। समस्या हम जब प्रस्तुत करेंगे तभी विद्यार्थी उसका समाधान ढूँढेगा, ठीक है? और समाधान ढूँढेगा, उसके बारे में सोचेगा, तो उसकी सोचने की आदत विकसित होगी और वो धीरे-धीरे यहाँ पे अब अपने हर एक सवाल के बारे में, हर एक समस्या के बारे में सोचना शुरू कर देगा, ठीक है? अब इसकी विशेषताएँ देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की फैक्टर्स क्या हैं इसके। विशेषता, सबसे पहले सक्रिय अधिगम इसकी विशेषता है। इनका मानना है कि सक्रिय अधिगम होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं ज्ञान निर्मित करता है, ठीक है? विद्यार्थी क्या करता है? स्वयं ज्ञान निर्मित करता है, केवल सूचनाएँ प्राप्त नहीं करता है, वो अब उसे अपने पूर्व पूर्व अनुभवों से जोड़ता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है? ये है हमारा इसकी सबसे प्रमुख विशेषता। खोज आधारित शिक्षण पर इन्होंने विशेष बल दिया है, प्रश्नों और प्रयोगों के माध्यम से सीखना, ठीक है? खोजपूर्ण अधिगम कैसे है? बच्चों को कठिन-कठिन प्रश्न दें और उन्हें खोजने उनके उत्तर खोजने को कहें, उनके जो हल हैं वो खोजने के लिए कहें। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को देंगे जिससे खोजपूर्ण अधिगम और ज़्यादा अर्थात अधिगम और ज़्यादा क्या होगा? प्रभावी हो सकता है खोज आधारित शिक्षण से। सर्पिल पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाए, ठीक है? विषय की पुनरावृत्ति बढ़ती जटिलता के साथ विषय की पुनरावृत्ति कराई जाए, बार-बार पुनरावृत्ति कराएँ हम विषय की, लेकिन कैसे? बढ़ती जटिलता के साथ। हर बार हम विषय को उसकी जटिलता को बढ़ाते चले जाएँ। जैसे हमने विषय शुरू करा, पहले तो हमने उसे आसान भाषा में, सरल शब्दों में विद्यार्थियों को सिखाया, लेकिन धीरे-धीरे फिर हमने क्या करा? उसकी जटिलता को बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है? सर्पिल पाठ्यक्रम का प्रयोग करें। 3 प्रतिनिधित्व रूप हैं, ठीक है? 3 प्रतिनिधित्व रूप होते हैं, अर्थात 3 स्तर इन्होंने बताए हैं, 3 अवस्थाएँ बताई हैं, प्रतीकात्मक, आइकॉनिक, क्रियात्मक, आइकॉनिक, और सिंबॉलिक, आइकॉनिक और प्रतीकात्मक स्टेज। इन्होंने 3 स्तर प्रतिनिधित्व रूप बताए हैं। शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? मार्गदर्शक व प्रेरक के रूप में जो है शिक्षक होना चाहिए। एक शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं है, ज्ञान देने वाला नहीं होता है, वो मार्गदर्शक भी है और प्रेरक भी है, प्रेरणा प्रदान करने वाला भी है, मोटिवेटर भी होता है, बच्चों को मोटिवेट करने वाला भी होता है, ठीक है? अब क्रिटिसिज्म देखते हैं। इनके सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ भी किया है, आलोचनाएँ भी इनके सिद्धांत की हुई हैं। सभी विषयों में खोज आधारित अधिगम संभव नहीं है, बात सही है, ठीक है? हिंदी जैसे जो विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, इन विषयों में खोज आधारित अधिगम संभव नहीं हो पाता है, या जो और जटिल सिद्धांत सब वो हैं, विषय हैं हमारे, उन पर खोज आधारित अधिगम संभव नहीं है, ठीक है? तो हर विषयों पर संभव नहीं होता है, ये एक आलोचना तो ये है इनकी। और दूसरी आलोचना, कमज़ोर छात्रों के लिए यह तरीका कठिन हो सकता है, ये बात भी ठीक है। जो कमज़ोर छात्र हैं, अधिगम में, पढ़ाई में जो कमज़ोर छात्र हैं, यदि उनको कुछ चीज़ खोजने के लिए दे दी, तो वो नहीं खोज पाएँगे, उनको तो कठिन हो सकता है कमज़ोर छात्रों के लिए। इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है? अधिक समय लगता है खोजपूर्ण उसमें हमारे खोजपूर्ण अधिगम में अधिक समय लगता है। विद्यार्थियों को कुछ चीज़ खोजने को दी, ऐसा तो नहीं है कि वो उसका हल 1 घंटे में ढूँढ करके हमें दे देंगे, या 1 घंटे में हमें मॉडल का निर्माण करके दे देंगे, तो अधिक समय का व्यय होता है इसमें, ये भी इसका एक इसकी आलोचना है। दूसरा, शिक्षक से अधिक रचनात्मकता की अपेक्षा होती है, ठीक है? इसमें क्या होती है? शिक्षक से अधिक रचनात्मकता की अपेक्षा की जाती है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो क्या करे,
बहुत ज़्यादा रचनात्मकता दिखाए, ठीक है? क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, वो चित्रों का निर्माण करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करे, बार-बार मॉडल का प्रयोग करे बच्चों के सामने। इस प्रकार की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एक शिक्षक के अंदर हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षक के अंदर इतनी रचनात्मकता हो कि वो हर बार हर पाठ के लिए क्या कर सके, मॉडल का निर्माण कर सके। तो ये भी एक इसकी वो है, ठीक है? आलोचना की गई है, क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है? तो सारी बातें ठीक हैं हमारी, जो हमने देखी हैं आलोचना की चारों बातें, चारों ही ठीक है। अधिक समय लगता है छात्रों के लिए, जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए तरीका कठिन हो सकता है। हर विषय के लिए खोज आधारित अधिगम जो है प्रभावी नहीं हो सकता है, ठीक है? हर एक विषय के लिए प्रभावी नहीं है, और शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करे, रचनात्मकता दिखाए, ठीक है? रचनात्मकता की अपेक्षा छात्र विवेक शिक्षक से की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जेरोम ब्रूनर के विषय में। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि संस्कृति युक्त होता है, ठीक है? इनका क्या मानना है कि जो बालक है वो नग्न बंदर की तरह नहीं है, अर्थात खाली नहीं होता है। बालक कैसा होता है? संस्कृति युक्त होता है, संस्कारों से युक्त होता है। मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक हैं। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि हम मनुष्य उन बातों को अधिक सीखते हैं जो बातें वास्तविक होती हैं, ज्ञान की संरचना का निर्माण करती हैं। अब जो बातें वास्तविक होती हैं, वही ज्ञान की संरचना का निर्माण करती हैं, और जो ज्ञान की संरचना का निर्माण करेगा, वही भविष्य में उसका प्रतिनिधित्व भी करेगा। अर्थात जो भी हमारे ज्ञान की संरचना का निर्माण करेगा, ठीक है? वही भविष्य में उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व भी करेगा, ठीक है? हमारे ज्ञान की संरचना का निर्माण जिसने किया है, वही भविष्य में उसका प्रतिनिधित्व भी करेगा, ठीक है? जो भी हम सीखते हैं, वह एक सरल प्रक्रिया है, ठीक है? जेरोम ब्रूनर का मानना है, जो भी हम सीखते हैं, वह एक सरल प्रक्रिया है, और बालक रुचि के साथ पढ़ता है, तो उसका अधिगम स्थायी होता है। यदि बच्चा रुचि के साथ पढ़ता है, ठीक है? पूरी रुचि लेकर के अधिगम करता है, पढ़ाई करता है, तो उसका अधिगम कैसा हो सकता है? स्थायी होता है, ठीक है? जो भी हम सीखते हैं वो सरल प्रक्रिया है, और बच्चा कोई चीज़ पढ़ता है, कोई चीज़ सीखता है, पूर्ण रुचि के साथ सीखता है, तो उसका जो अधिगम है वो स्थायी हो सकता है, अस्थायी नहीं होगा, ठीक है? ये थे हमारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। निष्कर्षतः देख सकते हो, ब्रूनर का सिद्धांत आधुनिक शिक्षण की नींव रखता है, अर्थात मॉडल लर्निंग की नींव रखता है। यह बताता है कि सीखना सिखाने से नहीं बल्कि खोजने से होता है, ठीक है? इनका क्या मानना है कि जो अधिगम है वो सिखाने से नहीं होता है बल्कि खोजने से होता है। कुछ चीज़ ढूँढने से होता है, समस्या का हल ढूँढने से अधिगम अच्छा हो सकता है। उनका विचार है डिस्कवरी लर्निंग आज के कंस्ट्रक्टिविज़्म संरचनावाद का आधार बना है, ठीक है? जो डिस्कवरी लर्निंग है, खोज आधारित अधिगम है, वो आज के संरचनावाद का आधार बना हुआ है, ऐसा जेरोम ब्रूनर का मानना है, ठीक है? और इनका मानना है कि जो सीखना है, जो अधिगम है, वो सीखने से ना होकर के खोजने से अधिक प्रभावी होता है और आसान तरीके से हो सकता है, ठीक है दोस्तों? ये था हमारा जेरोम ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत, जिसे हमने विस्तार से देखा, उनके तीनों स्तरों को देखा, जो 3 स्तर उन्होंने हमें बताए हुए हैं अधिगम के, ठीक है? अधिगम इन 3 स्तरों पर होता है, अर्थात बाल विकास की ये 3 स्तर उन्होंने बताए। क्रियात्मक स्तर, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिक्रिया और प्रतीकात्मक अवस्था, और सांकेतिक अवस्था, ये 3 स्टेज उन्होंने बताई हैं। इन्हीं आधार पर बच्चे का जो है पूर्ण विकास होता है। जीन पियाजे की से तुलना करी गई है इनकी, कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करता है, और इनका मानना है कि जो बच्चा है वो खोज करके, ठीक है, खोज आधारित अधिगम से ज्ञान प्राप्त करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा जेरोम ब्रूनर का मानना है, ठीक है? चलिए, आज की कक्षा रखते हैं यहीं पर। पूरी कोशिश थी दोस्तों मेरी कि मैं जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आप लोग तक पहुंचा सकूं, और मैंने पूरी कोशिश करी है। जितना हो सकता था उतना मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। चलिए, यहीं पर रखते हैं आज की कक्षा।